क्या पढ़ाया था? क्लोरोप्लास्ट, है ना। पढ़ाया तो बहुत कुछ था, पर अब हो गया, क्लोरोप्लास्ट तक हो गया है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इनको कहते हैं पैलाडे पार्टिकल। क्यों कहते हैं पैलाडे पार्टिकल? क्योंकि इसकी खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी, तो इनका नाम है पैलाडे पार्टिकल। क्योंकि इसको डिस्कवर्ड किया था ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कोशिका के अंदर सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स कौन है? राइबोसोम है। लेकिन एक चीज और है, ये कोशिका के अंदर तो हैं, तो कोशिकांग हो गए, प्लस ये कुछ कोशिकांग के अंदर भी पाए जा सकते हैं। नहीं समझे? जैसे ये सेल है, तो जो सेल के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। और राइबोसोम इसके अंदर भी होते हैं। बोलो, इसीलिए हम राइबोसोम को कहते हैं, बोलो, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द ऑर्गेनेल्स, है ना। कोशिका के अंदर वही पाए गए हैं। अच्छा, ये जो होते हैं राइबोसोम, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, बिना झिल्ली। ये बिना झिल्ली के होते हैं, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई भी, ना तो एक गहरी झिल्ली है ना दोहरी झिल्ली है ही नहीं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में है। तो प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। और इसीलिए हम इन्हें कह सकते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये यूनिवर्सल मतलब जो सार्वत्रिक है, जो सब जगह पाए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि इन्हें हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, तो क्या बताओगे? बताओ। क्योंकि ये प्रो में भी है और यू, तो फिर ये कह सकते हैं तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में है, ठीक है ना। राइबोसोम जो है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। तो राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है ना। और राइबोसोम कहाँ बनते हैं? राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रक में, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री, ठीक है। जो राइबोसोम होता है ये हमेशा 2 यूनिट का बना होता है। कितनी यूनिट होती है ना। तो राइबोसोम हैज 2 यूनिट, राइबोसोम हैज 2 यूनिट। राइबोसोम में 2 यूनिट होती हैं। बोलो कौन कौन सी? एक होती है लार्ज यूनिट और एक होती है स्मॉल यूनिट, है ना। ऐसे राइबोसोम रहता है ऐसे, तो एक ये लार्ज है और एक ये
स्मॉल है। ठीक है, तो ये है राइबोसोम के बारे में, इसको नोट करना है। तो इसकी 2 यूनिट है, बोलो कौन कौन सी? एक बड़ी और एक छोटी। ये दोनों अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तभी ये दोनों आपस में जुड़ती हैं। ठीक है ना? During the translation, large and small unit attach, दोनों क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। हाँ, लेकिन इसके जुड़ने के लिए एक आयन आवश्यक है और वो है मैग्नीशियम, है ना? तो जुड़ने के लिए, फॉर द अटैचमेंट, जुड़ने के लिए Mg2+ आवश्यक होता है। बिना इसके ये नहीं जुड़ते हैं, है ना? सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं राइबोसोम, है ना? तो राइबोसोम इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अगर सबसे छोटे हैं, इसलिए संख्या में भी सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना? तो प्रेजेंट मैक्सिमम इन नंबर इन सेल, सेल में इनकी संख्या भी क्या है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं और छोटे आकार होने के कारण इन्हें बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और एक कारण और भी है कि ये सेल के अंदर तो हैं ही, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हैं। जैसे राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में भी है, तो इन सब के पास भी है। इसलिए ये सेल, इसलिए इसको हम लोग कहते भी हैं कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है ना? अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का टाइप ऑफ राइबोसोम। देखो, एक है 70S राइबोसोम और एक है 80S राइबोसोम। अब आपको पता है कि अगर राइबोसोम है तो ये 2 यूनिट का बना होगा। बोलो कौन कौन सी है? 30S और इसकी 2 यूनिट हो गई। इसकी बोलो 40S और 60S। बताओ कौन बड़ा है, 30 की 50? तो ये हो गई स्मॉल यूनिट और ये हो गई इसकी लार्ज। इसी तरह ये हो गई स्मॉल और ये वाली हो गई लार्ज। ठीक है, मतलब अगर हम 70S का कहीं चित्र दिखाएंगे तो ऐसा होगा, जिसमें ये वाला 30 होगा और ये वाला, और अगर हम इसको देखेंगे, है ना, तो इसमें ये वाला 40S और ये वाला इस प्रकार से। और ये यूनिट अलग भी रहती हैं, जब ट्रांसलेशन होता है तब आकर के जुड़ती हैं। ठीक है, ये जो यस है इसे हम लोग स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यस बराबर क्या है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। किसके बारे में बतलाता है? यह यस राइबोसोम के शेप, साइज व डेंसिटी को बतलाता है। ठीक है, तो ये था राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है?
साइटोस्केलेटन, है ना। नोट कर लो इसको। कोई बात नहीं, वीडियो जिसको वीडियोस कर रहे हैं वो वीडियो रोक के नोट कर लेंगे, और क्या, तब तो और अच्छा है, क्यों खुशी। हाँ चलो, साइटो यार स्केलेटन है तो पक्का बॉडी का शेप बनाता हमारा स्केलेटन, तो ये भी इसका प्रमुख कार्य रहता होगा कि सेल का शेप बनाता होगा, बोलो। वैसे जब भी साइटोस्केलेटन आए तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये फिलामेंट हैं, धागे हैं, क्या है, और ये वो फिलामेंट हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दीज आर, ये प्रोटीन के बने फिलामेंट हैं। प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, सेल को क्या देते हैं, ये आकार प्रदान करते हैं, क्योंकि स्केलेटन है और हमारी बॉडी को आकार कौन प्रदान कर रहा है, स्केलेटन। तो इसमें भी तो ये साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या करते होंगे बताओ, सेल को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, बोलो कौन कौन से हैं, इनके प्रकार हैं, बोलो। साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के हैं, बोलो कौन कौन से। पहला है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रो फिलामेंट, और तीसरा है इंटरमीडिएट। तो ये 3 प्रकार के हैं साइटोस्केलेटन, एक एक करके इनको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो तो एक एक करके पढ़ेंगे, तो पहले क्या पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर माइक्रोफिलामेंट, फिर, चलो स्टार्ट करता हूं कहां से। माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, है ना। तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और ये यूकैरियोटिक की वेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। अब तुम कहोगे वेसल बॉडी क्या है, तो वेसल बॉडी में बहुत सारी चीजें आती, जैसे सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है, स्पिंडल फाइबर, ये सब क्या है बताओ, है ना। तो इन यूकैरियोटिक सेल these are make वेसल बॉडी, जैसे बोलो सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और स्पिंडल, ये सब किसके बने हुए हैं, बोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट लगे होते हैं, एक की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम कहते हैं इन या माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड बाई 13 प्रोटोफिलामेंट, कितने प्रोटोफिलामेंट से बना है, 13, एंड ईच फिलामेंट मेड बाई
अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये किसके बने हुए हैं? मतलब एक अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करोगे तो उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट हैं। ट्यूब के जैसा होगा, अंदर देखोगे तो आपको ऐसे रखी लाइन दिखेंगी, कितनी? 13। बताते हैं कैसे। जैसे ये है, ये देखो, ये फिलामेंट है, मान लो प्रोटोफिलामेंट है, कितने अभी दिख रहे हैं? 8। ऐसे उसमें कितने होंगे? फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा तो एक सिलेंडर जैसी संरचना बना लेगा, और वही क्या रहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। करके दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे पहले ये चादर जैसा था, किसके जैसा है? चादर के जैसा। और इसमें ये फिलामेंट लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। हो गए? कैसे हो गए बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यही 13 क्या हैं? हाँ, ये हैं प्रोटो फिलामेंट। इनसे बना है, लेकिन प्रत्येक फिलामेंट में अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस तरह से प्रोटीन भरे हुए हैं। फिर ये क्या होती है? फोल्डिंग हो जाती है, फोल्ड हो जाता है ऐसे ही, है ना। और फोल्ड हो जाएगा तो एक सिलेंडर के जैसा संरचना बन जाएगी, तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो मैंने इसे कर दिया फोल्ड, और ये बन गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बन गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या है बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये कन्फर्म है कि इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में इस तरह से हमको, इस तरह के ये जो हैं, अब ये तो अंदर भी होंगे, 3D में तो बना नहीं है, 2D पे बना है। तो इस तरह से हमको कितने यहाँ पर प्रोटोफिलामेंट दिखाई देंगे बताओ? ये, और ये बीच वाला हो गया इसका सेंटर। सेंटर में कोई प्रोटीन नहीं है, और ये सारे के सारे ये बने हुए हैं, और ये प्रोटोफिलामेंट दिख रहे हैं वास्तव में, जो इस तरह से बने हुए थे, है ना। ये एक मोटी रहती है ये प्रोटीन, तो इसलिए हम इसको जब बाहर से बाहर की लंबाई, ये वाली आउटर से आउटर, है ना, आउटर टू आउटर देखते हैं तो ये होती है 25 नैनोमीटर, और जब हम इसको अंदर से अंदर की लंबाई नापते हैं ये वाली, तो ये होती है 17 नैनोमीटर। बोलो बोलो, समझ में आ गया? आ गया है? ठीक है। और यहाँ ये सेंटर है, पर यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं है, ना ही कोई प्रोटोफिलामेंट है। नो एनी प्रोटीन एट सेंटर एंड नो एनी प्रोटोफिलामेंट। यही है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब सर इसका काम क्या है? बॉडी में है तो आपने बताया, तो आपने तो साइटोस्केलेटन का काम बताया है, इसका कोई स्पेशल काम? हाँ, इसका काम है स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना, और स्पिंडल फाइबर यूज होते हैं कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम को मूवमेंट कराने के लिए। तो ये लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिख दिया जाए? पहला इनके कार्य बताओ। फंक्शन नंबर फर्स्ट, बोलो। फॉर्मेशन ऑफ
spindle fiber in cell division, spindle fiber used in the movement of क्रोमोसोम। वो जो स्पिंडल फाइबर ये बना रहा है वो क्या काम करते हैं आपको ये बताना है। क्या काम करते हैं वो? क्रोमोसोम को मूवमेंट कराते हैं। सही बात है ना? तो ये इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं बताओ? सेल प्लेट का निर्माण कराते हैं। कुल मिलाकर के ये हर वहां पर ये काम कर रहे हैं जहां जो सेल डिवीजन में यूज होती है। सेल प्लेट वगैरह भी कहाँ यूज हो रही है बताओ, है ना? इसके अलावा ये सेल टू सेल ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं, है ना? जिसे क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी चीज को भेजना है तो ये उसकी हेल्प करेंगे, तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ, अब क्या बचा? चलो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। आप वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं जो लोग नहीं लिखे हैं। अगला बोलो क्या है? माइक्रो फिलामेंट। क्या हुआ? माइक्रोफिलामेंट भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, है ना? तो लिखेंगे आल्सो मेड बाई प्रोटीन। मतलब ये भी किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किस आकार के होते हैं? रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप हैं। कोई ब्रांचिंग नहीं बनाते हैं, अर्थात अनब्रांच्ड होते हैं। शाखाएं नहीं निकलती है। जैसे एक पड़ा हुआ है फिलामेंट तो सिंगल ही रहेगा, उससे कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होती हैं, है ना? लेंथ जो है इसकी लंबाई भी क्या रहती है? वेरिएबल है। वेरिएबल लेंथ के हैं, मतलब लंबाई परिवर्तन होती है ना? ऐसा हम नहीं है कि हम बता दें कि भैया ये 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर की लंबाई का होता है। कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना? अब हमने कहा कि प्रोटीन का है, तो जो इसमें प्रोटीन होता है वो मोस्टली एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेड बाई एक्टिन प्रोटीन, जो कि 2 प्रकार का है। बोलो, एफ एक्टिन और दूसरा है जी एक्टिन। एफ एक्टिन का पूरा नाम है फिलामेंटस एक्टिन और जो दूसरा है उसका नाम है ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एफ और जी, एफ एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंटस में ये इस पर काम नहीं करता है। जैसे ये जी एक्टिन है ना, तो ये काम नहीं करता है मसल वगैरह में। जब जी एक्टिन एफ में बदल जाता है तभी ये काम करता है, और इसके कन्वर्जन के लिए भी मैग्नीशियम आवश्यक होता है। ये वाला एक्टिव है, जब ये चेंज होता है तभी मसल काम करती है। एफ एक्टिन क्रियाशील है, ग्लोबुलर नहीं। ठीक है? ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी संबंधित होते हैं और उसे क्या करते हैं? सपोर्ट प्रदान करते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं रिलेटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गिव द सपोर्ट इट।
और ये इसको क्या प्रदान करते हैं बताओ? सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये काहे में हेल्प करते हैं? ये फिलामेंट साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं। काहे में हेल्प करते हैं? साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो लिख देता हूं यहीं पर, आल्सो हेल्प इन साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? जैसे ये है ना, साइटोप्लाज्म है, ये एक जगह पर नहीं रखा रहता है, ये लगातार ऐसे घूमता है, इसे कहते हैं साइक्लोसिस, है ना। तो रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो ये इसमें इसको घुमाने का काम करता है, जिससे कि वो क्या होता जाए, ऐसे ऐसे घूमता जाए, तो वही क्या है? साइक्लोसिस है। ठीक है, तो ये मैंने इसके भी कुछ पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन करते हैं। फरो का मतलब होता है खांच बनाना, जैसे कोशिका को डिवाइड होना है मान लो, है ना, वो विखंडित होना चाहती है, तो ये अंदर से इस तरह से धंस जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? खांच का निर्माण करते हैं, है ना। और इसे क्या क्या कहा जाता है? फरो कहा जाता है। फरो फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वो कोशिका वहां से अलग होने लगती है, और उसका न्यूक्लियस दो हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस दूसरी जगह चला जाता है और दूसरा दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्यूडोपोडिया का निर्माण करते हैं, ये भी लिखवाया था। बताओ, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन जैसे कुछ प्रचलन अंग, है ना, बोले तो मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ धंस करके उंगली के समान प्रवर्ध बनाना, जो लोकोमोशन पे हेल्प करते हैं, है ना। तो स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं, जिसके कारण वो प्रचलन करता है। याद है आप लोगों को, है ना। तो यही है, ये हो गया इसके बारे में। अगला बोलो, इंटर। तो इसको भी नोट कर लो। आज तो बढ़िया चल रही है क्लास। कल भी ठीक थी, पर हो गया, अब कल वाली तो रिकॉर्डिंग ही नहीं आई थी ना, बड़े दूर से लोग देखते हैं। चलो अगला लिखेंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो ये भी प्रोटीन के बने हैं, मेड बाय प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन प्रोटीन है। तो ये भी किसके बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। इनका भी ये जो है अनब्रांच हैं, शाखा नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के चारों तरफ बनाए पाए जाते हैं, वेसल बॉडी में निर्माण में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हमने अभी तो सिर्फ ये देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इतने प्रकार के हो सकते हैं, और इन सब का काम है वेसल बॉडी बनाना। क्या काम है प्राची? अब हमारी ये नहीं समझ में आया, तो जब वेसल बॉडी का काम है तो वेसल बॉडी कौन कौन सी थी? जैसे सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर, ये सब क्या थे? वेसल बॉडी। तो अब हम क्यों ना वेसल बॉडी पढ़ लें, जो कि कौन कौन सी है ये पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सबसे पहली, जैसे राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ऐसे इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अतः ये कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस है।
कोई झिल्ली इसके पास नहीं होती है, बिना झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें ही हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। तो इनसाइड द सेंट्रोसोम सम cylindrical structure present called centriole, है ना। जैसे ये है, क्या है ये, सेंट्रोसोम। तो इसके अंदर इसका क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म है ये, है ना। इसके साइटोप्लाज्म का नाम होता है कीनोप्लाज्म। क्या नाम होता है? इसके अंदर कुछ संरचनाएं हैं जो कि कैसी हैं, सिलेंड्रिकल संरचनाएं हैं, और इन्हीं का नाम है सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच रहते हैं, रखे हुए होते हैं, है ना। तो टू सेंट्रियोल्स always present perpendicular to each other। मतलब अगर मैं एक और यहां पर रखना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से रखा रहेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये कैसे रहते हैं बताओ, एक दूसरे से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यह भी केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर है। बोले तो किसमें एब्सेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में। तो ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल तो प्लांट में भी हो सकती हैं और एनिमल में। तो प्लांट में कि एनिमल में? तो मोस्टली इन एनिमल। मतलब सर हायर प्लांट में तो कंप्लीटली क्या है, एब्सेंट है। हायर प्लांट एब्सेंट है। ठीक है, जब हम सेंट्रियोल्स को देखें तो हमें पता चला कि सेंट्रियोल्स में 9 पैरेलल रॉड हैं। क्या है? 9 पैरेलल रॉड का ये बना हुआ है। कितनी रॉड है इसके पास? 9 पैरेलल रॉड होती हैं। इसके अलावा ये एल्गी और फंजाई में भी प्रेजेंट हो सकता है ना, रहता है। एल्गी में भी है और फंजाई में भी है। तो आल्सो प्रेजेंट इन एल्गी एंड फंजाई। आगे देखो, तो हमने क्या कहा कि सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल्स, 1 सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल में 9 पैरेलल रॉड होती हैं। कितनी रॉड होती हैं? जैसे वहां 13 रॉड दिखाई दे रहे थे, 13 फिलामेंट थे, ऐसे यहां पर कितने हैं बताओ। और इस स्ट्रक्चर जब हम इसका टीएस देखे हैं तो इसमें 9 प्लस ट्रिपलेट बनता है। 9 ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि जैसे हम वहां पर देख रहे थे ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि ये 3-3 की संरचना में अब बनते हैं। जैसे ये एक हो गया ना, एक नहीं समझे, देखो जैसे ये चादर हो गई भाई, ट्यूब जैसा है, सिलेंडर है, तो वो तो इसी तरह रहेगा। उसमें सीधा हमने कितनी लाइन बना दी थी? 13। यहां पर कितनी लाइन बनेंगी? 9। लेकिन प्रत्येक लाइन में आपको ट्रिपलेट दिखता है ऐसे। इन 3 को मिला करके 1 है। फिर इसी तरह ये 2 है। फिर इसी तरह 3 है। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसीलिए हमने इसको कह दिया 9 ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है। 9 है, लेकिन एक में कितने कंसिस्ट हैं? 3। इनको हम लोग कहते हैं ABC। क्या कहते हैं इनको?
ए बी सी कहते हैं। आ गई समझ में बात। फिर ये क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाता है और ऐसे ट्यूब बन जाता है, जैसे वो बना था। अब ये क्या है, सेंट्रियोल्स। देखो अभी ऐसे ही तो दिखाया था सेंट्रियोल्स को, फिर हमने कहा इसका मैं टीएस लेता हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे था, ऐसे काट दिया और ऐसे देखता हूं, तो बताओ ये 9 लाइन दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और इनके ये ए बी सी नहीं दिखेंगे क्या? ये भी तो दिखेंगे कि ये ए बी सी ऐसे हैं, दिखेंगे। वही बनाने जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले ये ट्यूब हो गया, बोले तो क्या हो गया, ये सेंट्रियोल्स। क्या है ये, सेंट्रियोल्स। अब मैंने इसका क्या ले लिया है, टीएस ले लिया। तो सबसे पहले हमको जो है 9 पैरेलल रॉड जो वो बन रही थी वो तो दिखाई देंगी ही, है ना। तो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। लेकिन एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी कि इनमें तो ये एक एक नहीं थे, इनमें तो 3 ट्रिपलेट में थे। तो यहां पर ट्रिपलेट था, कौन कौन सा, 1 2 3, ए बी सी। इसी तरह इसका ए बी सी, 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 इसी तरह इसका ये सेंटर है। ठीक है, एक स्पाइक प्रोटीन है जो इसको इनसे सबको जोड़े हुए हैं। ये हब है और ये हैं स्पाइक प्रोटीन, स्पोक हैं। स्पोक माने क्या होता है, तीलियां। जैसे जो तुम्हारी साइकिल होती है, ये उसकी क्या है, तीलियां हैं। और ये बनाता है एसी कॉर्नर। क्या बनाता है, एसी कॉर्नर। मतलब कि ए और सी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे ये है तो ये जुड़ गया, ये है तो ये जुड़ गया, ठीक है ना। ये है तो ये जुड़ गया, ये है तो ये जुड़ गया, ये है तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। ठीक है, तो किसके जैसा बन जाता है ये एक पहिए के समान दिखता है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान है। कॉर्ड व्हील शेप, बैलगाड़ी का पहिया। अभी हम और आगे देखेंगे। तो क्या किनारे पे 9 थे, है ना। तो किनारे पर 9 थे, इसलिए हमने संरचना में कहा कि 9 और सेंटर में कोई नहीं था, तो 9 + 0 का अरेंजमेंट इसे कहा जाता है। ठीक है, अभी एक और आएगा स्ट्रक्चर, उसमें यहां पर भी रहेंगे, तो उसे हम लोग जितने किनारे रहेंगे वो और जितने बीच में रहेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 0 का अरेंजमेंट है। तो 9 + 0 क्या बताता है कि ये कहां पर हैं, कॉर्नर वाले हैं और ये सेंटर वाले हैं। लेकिन सेंटर वाले कितने हैं और कॉर्नर वाले कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है लिख लेते हैं, लिख लीजिए कार्य। कार्य लिख लो इसका। सीलिया फ्लैजेला की वेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। मेक द वेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला की
वेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। मेक द वेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला की वेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सही बात है, इसको तो जानते हो। स्पिंडल फाइबर हेल्प इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो कि फाइबर बनाते हैं, ये नर्व सेल में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट इन नर्व सेल। हैंस इन नर्व सेल सेल डिवीजन एब्सेंट। क्या नर्व सेल में सेल डिवीजन होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो स्पिंडल फाइबर ही नहीं बन पाते हैं, इसीलिए उनमें क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। तो पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं होता है कोशिका विभाजन, तो बता दीजिएगा कि इसलिए नहीं होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजेला, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा।